नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कनाडा टूरिस्ट वीजा या फिर विजिटर वीजा का जो मेन क्वेश्चंस होते हैं लाइक प्रोसेसिंग टाइम। आज आपने बायोमेट्रिक दे दिए, आपकी आज एप्लीकेशन लगी, चाहे वो रिफ्यूजल केस है चाहे वो फ्रेश, दोनों का बताएंगे कि उसका रिजल्ट कब आएगा। और ये जगसीर शर्मा है, जो भी हमें कॉल्स आती है लाइक मैं कहूंगा कि एक दिन में हमें 100 कॉल्स आती हैं। 100 कॉल्स में से जितने भी ज्यादा क्वेश्चन क्वीरीज उनका आंसर कर सकते हैं, जी जगसीर शर्मा उनकी क्वीरीज का आंसर करते हैं। उनमें इन्होंने एक बहुत ही मेन क्वेश्चन है जो कि हर एप्लीकेंट की जुबान पे होता है, जिसको जानना होता है। वो क्वेश्चन इन्होंने राइट डाउन करके रखे हैं एंड वो क्वेश्चन ऐसे हैं ब्रदर कि हर एक एप्लीकेंट को जानने चाहिए उनका आंसर अगर वो जानना चाहते हैं। कनाडा कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बिना वीजा नहीं आता, और कौन से डॉक्यूमेंट अगर हम लगा देते हैं तो वीजा रिफ्यूज हो जाता है। इस वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे जगसीर शर्मा, जो कि कोऑर्डिनेट करते हैं हर एप्लीकेंट के साथ। हाँ जी जगसीर जी। हाँ जी सर, नमस्कार। सर पहले तो आप ये बताइए कि जो प्रोसेसिंग टाइम है टूरिस्ट वीजा का और विजिटर वीजा का, ये क्या रहता है? प्रोसेसिंग टाइम, प्रोसेसिंग टाइम क्या है कि एक तो विजिटर वीजा हो गया जो आपको इनवाइट कर रहा है, टूरिस्ट वीजा हो गया कि जो आपको फॉर एग्जांपल लाइक आप होटल बुकिंग पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। हाँ जी। उसके बाद क्या होता है कि एक रिफ्यूज केस हो गया, और बायोमेट्रिक क्या हो गया, जो फ्रेश केस हो गया, फ्रेश केस में हमें क्या होता है कि बायोमेट्रिक देने पड़ते हैं, ठीक है। उसका प्रोसेसिंग टाइम क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। अब जो रिफ्यूज केस होता है उसका क्या होता है कि बायोमेट्रिक ऑलरेडी दिए होते हैं, 10 साल के लिए वैलिड होते हैं, तो उसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है, अलग है। उसकी ऑलरेडी सर वेरिफिकेशन है, वो भी की हुई है, ठीक है। रिफ्यूज है चाहे वो फाइनेंशियल के लिए कुछ भी है, बट डॉक्यूमेंट्स तो वेरीफाई हुए हैं ना। मीन्स क्या है कि उसका रिजल्ट जल्दी आएगा एज कम्पेयर टू फ्रेश एप्लीकेशन, ठीक है जी। फ्रेश एप्लीकेशन में तो आपके बायोमेट्रिक के भी एक हफ्ता बड़े आराम से निकल जाता है। लाइक आपने आज फाइल लगा दी, फिर बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट लेंगे VFS ग्लोबल में, 4-5 दिन के बाद वो अपॉइंटमेंट मिलेगी, ठीक है। एक हफ्ता तो यही हो गया, फिर वो वेरीफाई भी करेंगे डॉक्यूमेंट। मेन बात है अगर आपका फ्रेश एप्लीकेशन है तो सर मैं कहूंगा कि आप भी हमारे साथ रहते तो उनका रिजल्ट कितने टाइम में आ जाता है हमें देखने को मिलता है 20 या 25 दिन में, ठीक है जी। अगर तो फ्रेश एप्लीकेशन है। अगर रिफ्यूज्ड केस है, रिफ्यूज्ड केस में हमें वीजा देखने को मिला है, रिजल्ट देखने को मिला है 5 से 10 दिन के अंदर अंदर हमें वो रिजल्ट देखने को मिला है, ठीक है जी। उसका प्रोसेसिंग टाइम जी है। हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, आई होप कि आपको सभी को समझ आ गया होगा जो सर ने प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बताया है। फर्दर सर हम बात करेंगे कि जो हमें वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, अगर हमें मतलब फॉरेन से कोई स्पॉन्सर आ रही है या इनविटेशन लेटर आ रहा है, उसके हिसाब से करना चाहिए भी, या फिर सिंपली होटल बुकिंग पे करना चाहिए? मैं कहूंगा कि ये बहुत ही आज के टाइम में बहुत ही बड़ा सवाल है कि हमें इनविटेशन लेटर पे अप्लाई करना चाहिए या फिर हमें होटल बुकिंग सिंपल उस पे अप्लाई कर देना चाहिए। अब इनविटेशन लेटर सर कितने प्रकार के होते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस है आपने वो अटेंड करनी है, एक अपने पर्पस दिखा दिया, ठीक है कि पर्पस क्या है हमारा। हमने कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है जी, उसका इनविटेशन लेटर आ गया। हमने क्या करना है, किसान मेला देखना है जो चलता है पंजाब में बहुत ज्यादा, ठीक है, वो देखना है जी वहां पे, उसके लिए इनविटेशन लेटर आ गया, ठीक है। वो सबको पता है कि पेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इनविटेशन लेटर होता है, आपका कोई रिश्तेदार है, भाई बहन है, वो आपको बुला रहा है, आपको बर्थडे पार्टी पे बुला रहा है, कोई भी पर्पस डाल के, वो मैरिज फंक्शन हो गया, वो आपको बुला रहा है। मेन चीज क्या है, अगर कोई इनविटेशन आपको एक बंदा, एक वहां का सिटीजन PR वो आपको अप्लाई कर रहा है, आपको बुला रहा है, इनवाइट कर रहा है, तो उसमें इनविटेशन लेटर पता नहीं कोई लिखते हैं या नहीं, अगर तो नॉलेजेबल बंदा है वो लिखवाता जरूर है। वो क्या चीज लिखवाता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ कि जे कनाडा आएगा, कनाडा आने के बाद 10-15 दिन जितने टाइम का पर्पस वो डाल रहे हैं कि रहेगा, उसके बाद कनाडा से वापस इंडिया भेजने की इसकी जिम्मेवारी मेरी है। तो वो इनवाइटर लिखता है ये चीज, तो उससे क्या होता है कि वीजा अफसर का सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है कि यू विल नॉट लीव कनाडा वाला वो कवर हो जाता है, ठीक है जी। तो उस केस में आपके वीजा आने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। बट अगर आपको क्या होता है कि लाइक एक तो इनविटेशन लेटर आपको अप्लाई करना चाहिए ना, एक इनविटेशन लेटर नहीं लगता, काफी सारे रिश्तेदार होते हैं, ठीक है, हमने फाइल्स देखते हैं। उसमें क्या होता है कि अब डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, हम कोई अगर इन्वाइटर कर रहा है तो उसकी बैंक स्टेटमेंट, ये बंदा जाके कहाँ पे रहेगा, अकोमोडेशन प्रूफ उसका, ठीक है, और उसका उसके बाद वो टैक्स इन्फॉर्मेशन, उस वो काम कहाँ पे कर रहा है, ठीक है, उसकी सैलरी कितनी है, इन्वाइटर की बात कर रहा हूँ मैं। कई रिश्तेदार क्या होते हैं सर, देते नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं देते सर। ये इन्फॉर्मेशन नहीं देते, वो कहते हैं कि इनविटेशन लेटर ले लो, और ये इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, इनके बिना वीजा नहीं आता, इनके बिना वीजा नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। अगर मैं आपको लाइक आज बोल दूं कि आप पासपोर्ट के बिना अपना वीजा अप्लाई कर लो, वीजा आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है।
सो दैट्स वाई ये डॉक्यूमेंट भी मैंडेटरी है। सो अगर तो आपको सर ये चीजें मिल रही हैं, मैं कहूंगा कि नो डाउट इनविटेशन लेटर पे अप्लाई करो। अगर नहीं मिल रही है फिर सर आपने टूरिस्ट वीजा होटल बुकिंग पे लेके अप्लाई कर लो। ठीक है जी, क्योंकि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन ना लगाओ। तो उसमें हम पर्पस इनविटेशन जो होटल बुकिंग हो उसमें सिंपल कह सकते हैं कि मैं जी 5-10 साल से काम कर रहा हूँ, अब मैं थक चुका हूँ, मैं कोई सेफ कंट्री जाना चाहता हूँ। तो कनाडा बहुत ही सेफ कंट्री है और मैं जाना चाहता हूँ किसी रिमोट एरिया में, कोई ठंडा इलाका, उसमें कह दो लाइक हम देखते हैं कि मुझे नाइग्रा फॉल देखना है, ठीक है, मुझे जो वैनकूवर घूमना है, सीएन टावर देखना है, हमारी कम्युनिटी भी वहां पे है। सो बहुत तरीके के पर्पस उसमें डल जाते हैं जो कि वीजा ऑफिसर को कन्विंस करने में हमें हेल्प करते हैं। हाँ जी सर। आई होप आपको सबको समझ आ गया होगा। चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर एक ना मैंने क्वेश्चन मतलब जो मेरे से काफी ज्यादा पूछा जाता है, जैसे कि अगर तो सिंगल पर्सन अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए फंड्स कितने होने चाहिए, अगर सिंगल नहीं कर रहा है उसकी वाइफ साथ है उसके लिए फंड्स कितने होने चाहिए, अगर उसकी सारी कंप्लीट फैमिली ही वो अप्लाई कर रहा है ना उसके साथ मतलब उसके फंड्स कितने होने चाहिए, तो फंड्स के बारे में आप थोड़ा क्लियर करो। सो फंड्स आपको कितने चाहिए अगर आप कनाडा का टूरिस्ट विजिटर वीजा अप्लाई कर रहे हो। सो बेसिकली पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब एक एग्जांपल है, लाइक एक बंदा जा रहा है कनाडा, ठीक है। अब उसका जाने का खर्चा क्या है, जाने की टिकट कितनी होगी सर उसकी, 1 लाख। आने की टिकट कितनी होगी, 1 लाख। तो 2 लाख उसका जाने का आने का खर्चा। अब वो वहां पे लाइक घूमने जा रहा है, वहां पे रहने का उसका खर्चा, लाइक हम ये तो थोड़ी कहेंगे कि होटल में गया वहां पे होटल पे रह के आ गया, हम एक्टिविटीज एड ऑन करेंगे, राइट। सो उन एक्टिविटीज को लगा के होटल का खाने पीने का सारा खर्चा लगा के कितना आ जाएगा, 10 दिन की अगर बात करें तो 3 से 4 लाख 4 लाख आराम से आ जाएगा। टोटल 5 से 6 लाख 5 से 6 लाख हमारा खर्च आएगा। तो मतलब क्या है कि एक बंदे का खर्चा कितना आ रहा है, 5 से 6 लाख, चलो 5 लाख लगा देते हैं, ठीक है, 5 लाख खर्चा आ रहा है। तो आज आपके पास सर 10 लाख है, तो लाइक आपने 5 लाख शो कर दिए, ठीक है, लाइक आपने आपके आपने 10 लाख आपके पास है, आपने 10 लाख शो कर दिए और 5 लाख आपका खर्चा रहे, तो मैं कहूंगा दिस इज द राइट थिंग। क्यों, क्योंकि हम कह सकते हैं कि 50% मेरे पास पड़ा है, 50% मैं खर्चा कर दिया, ठीक है। तो उसमें क्या, उसमें अगर हमने लाइक 5 लाख खर्चा आ रहा है तो 5 लाख थोड़ी हम शो करेंगे, इसलिए जीरो रह गया। इसके साथ सर और भी इंपॉर्टेंट चीज है, इनकम बहुत मैटर करती है, ओके, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइक आज हमने 5 लाख का खर्चा आ रहा है, राइट, और हमारी आईटीआर कितनी की होती है, मोस्टली हमारी जो आईटीआर कितनी की अंडर 5 होती है, अंडर 5 होती है, ठीक है। चलो मान लिया कि हमारी 5 लाख आईटीआर है, 5 लाख खर्चा आ रहा है। आईटीआर का मतलब क्या है कि हमने एक साल में कितना जोड़ा, 5 लाख, 5 लाख जोड़ा, ठीक है। तो हम वीजा अफसर को ये थोड़ी सब दिखाएंगे कि लाइक मैंने अगर एक साल में 5 लाख जोड़ा, सारे खर्चे दूंगा, वो मैं 10 दिन में खर्चाऊंगा। सो दिस इज द नेगेटिव थिंग, ठीक है। सो उसमें क्या है सर, अगर आपने पूरी फैमिली का अप्लाई करना है, फंड चाहे आप शो कर दो इसके अकॉर्डिंग लिखिए, अगर एक बंदे का 5 लाख आ रहा है तो उसकी बजाय हम 7-8 लाख शो करें, बट इनकम भी उसके अकॉर्डिंगली साथ में शो करो। अगर आपके मेंबर के 4 परिवार है, चारों की 5-5 लाख इनकम है, तो आपका एक साल का कितना आ रहा है, 20 लाख आप कमा रहे हो, आपकी फैमिली 20 लाख कमा रही है, ठीक है, 5-5 लाख करके। तो एक मेंबर अगर उसमें से 5 लाख खर्चेगा तो नॉर्मल है, तो ठीक है, तो नॉर्मल है। अगर हम सो दैट्स वाई अगर इसमें फंड प्लस इनकम दोनों को कंसीडर करके देखना चाहिए कि सिंगल पर्सन ने अप्लाई करना है या पूरी फैमिली। हाँ जी सर। हाँ जी, आई होप आपको सबको सर ने बहुत ही मतलब डीप में जाकर क्लियर की सारी सारी बातें। और एक चीज सर और है जो मेन क्वेश्चन था मेरा, कि अगर हमने अप्लाई करना हो तो सपोज करो फैमिली में 4 मेंबर हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ है, उनके 2 बच्चे हैं, अगर वो अप्लाई करें टूरिस्ट वीजा, तो क्या वो हस्बैंड वाइफ अप्लाई करें या अकेला हस्बैंड अप्लाई करे एज अ मेन एप्लीकेंट, जहाँ सभी बच्चों को अप्लाई करे, जहाँ एक बच्चे को साथ में कर ले एक बच्चे को छोड़ दो, वो आपको थोड़ा क्लियर करो कि कैसे करना चाहिए उस चीज। तो इसमें क्या है कि लाइक एक परिवार है, 2 बच्चे हैं, 2 हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है, 4 हो गए सर, 4 बच्चे, चार टोटल हो गए। तो इसमें देखो सर, पहली बात है, कोई हस्बैंड है, अगर हम कह दें कि लाइक वाइफ अप्लाई कर रही है, तो क्या ये कोई तुक बनेगी कि ओनली वाइफ घूमने जा रही है विदाउट हस्बैंड, कोई तुक नहीं बनती ना। सो दैट इज वाई पर्पस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यू विल हैव टू अप्लाई अलोंग विद योर हस्बैंड और वाइफ, ठीक है। उसमें कह सकते हैं कि हम हस्बैंड और वाइफ घूमने जा रहे हैं, along with your partner, पार्टनर के साथ, पार्टनर के साथ घूमने जा रहे हैं। उसके बाद आपके बच्चे छोटे हैं, ठीक है, अब उनका ख्याल रखने के लिए कि वो पढ़ रहे हैं या फिर कुछ भी है, उनका ख्याल रखने के लिए देखो टाइज टू इंडिया तो हमारा है, ठीक है, बच्चे हमारे टाइज टू इंडिया है। सो उसमें यही कंसर्न नहीं रहेगा कि सर अगर दोनों ने अप्लाई कर दिया तो टाइज टू इंडिया क्या है, सो बच्चे हैं।
तो अब जैसे सर वीजा ऑफिसर को ये भी बताना पड़ता है कि अगर वो आप दोनों जा रहे हैं तो इन बच्चों का ख्याल कौन कौन रखेगा। रखेगा? तो आपकी फैमिली मेंबर में अगर कोई ग्रैंड पेरेंट्स है, ठीक है, दादा दादी हम कह देते हैं, उनकी तरफ से एक एफिडेविट ले लो कि 10-15 दिन के लिए ये दोनों एक लाइक हनीमून के लिए जा रहे हैं या किसी भी तरीके के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, हाँ, तो इनका ख्याल हम रखें। ठीक ये चीज है सर। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं सर। एक चीज और मतलब मैंने काफी मतलब मेरे को लोग पूछते हैं जब फोन करते हैं कि सर हमने ये अप्लाई करना है कनाडा का वीजा, तो हमारे पास ट्रैवल हिस्ट्री होना जरूरी है या नहीं है? तो इन चीजों में बड़ा मतलब जो क्लाइंट है फंसता है, लोग फंसते हैं, तो इन चीजों को हम कैसे क्लियर कर सकते हैं? ट्रैवल हिस्ट्री ट्रैवल हिस्ट्री। लाइक सर कंट्री कनाडा है, एक बंदे ने कनाडा जाना है, उसके लिए ट्रैवल हिस्ट्री। सर एक बात बताओ मुझे, किसी क्या आपने कनाडा की वेबसाइट पे ये चीज देखी है कि आपने अगर कनाडा जाना है तो आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए? नहीं सर। देखेंगे। नहीं। उसके बाद क्या आप एक वीजा ऑफिसर है, वीजा ऑफिसर ये कहेगा कि आप आज कनाडा जा रहे हो सर, ठीक है, पहले ना आप सिंगापुर मलेशिया घूम के आओ फिर सोचेंगे? क्या चीज देखी आपने? देखी ना। सो सर ये चीज क्या है कि एक मिथ है, ठीक है। ट्रैवल हिस्ट्री इज नॉट कंपल्सरी, बट इज हम क्या करते हैं कि उसको एक सलाह देते हैं जिसकी फाइल बहुत ही खराब होती है कि थोड़ी सी ना ट्रैवल हिस्ट्री बना लो, एक दो देश घूमो जिसकी फाइल बहुत खराब होती है। अगर आपके पास आज अच्छी इनकम है, आपके पास आज अच्छा फंड है, ठीक है, आपके पास आज बिजनेस अच्छा है, उसकी करंट अकाउंट स्टेटमेंट है, आपके पास उसका स्टेटमेंट डेड नहीं है, रनिंग है स्टेटमेंट, पर डे उसमें ट्रांजेक्शन हो रही है, ठीक है, बिजनेस के अकॉर्डिंगली आपके पास लाइसेंस है, फॉर एग्जाम्पल आपके फूड का है तो फूड लाइसेंस होता है, ठीक है। सो आपके पास लाइक आपका कोई ट्रेड का है तो ट्रेड लाइसेंस होता है। सो वो चीजें हैं तो आपको कोई नीड नहीं है ट्रैवल हिस्ट्री, सीधा अप्लाई करो, आपका वीजा है। आपके पास इसका छोड़ो, आपका जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपकी सैलरी अकाउंट में आ रही है, तो सिंपल है, जस्ट उसके लिए अप्लाई करो। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वीजा ऑफिसर कहेगा कि पहले आप ना इसे 2-3 देश घूम के आओ फिर देखेंगे। हाँ जी सर। सर एक बहुत अच्छा थैंक यू सर, आपने हमें इस चीज के बारे में गाइड किया। एक चीज और सर, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। जैसे हमारा किसी का बिजनेस होता है, जब हम किसी की फाइल अप्लाई करते हैं, हमारे पास लोग आते हैं तो उनका ना बिजनेस रजिस्टर नहीं होता सर। तो कई बार कई एजेंट्स क्या करते हैं, उनका ना मतलब फाइल लॉन्च करने से कुछ ही दिन पहले उनकी जो मतलब उनका जो बिजनेस होता है उसे रजिस्टर कर देते हैं। तो जो लेटेस्ट मतलब फाइल लगने से पहले उन्होंने बिजनेस रजिस्टर किया है, क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है या नहीं जाता, या इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, उसके बारे में आप प्लीज बताइए। ठीक है। अब इसकी बात है कि लाइक आप आज अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, उनको पता है कि अप्लाई करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, बट हमने ये चीज अप्लाई करने के लिए आज सोची है, हमने नहीं सोचा था कि ये चीज हमें पहले करनी चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है कि आईटीआर भी लोग वीजा एप्लीकेशन से पहले भरते हैं, ठीक है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो आती है। अब लाइक हम बिजनेस रजिस्ट्रेशन की देखिए, एमएसएमई देखिए, उसमें दो चीज आती है, एक तो होती है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एक आती है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कि आपका कमेंस कब हुआ बिजनेस, वो होता है 2-3 साल पुराना, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आ जाती है। सो सर इसमें मैं कहूंगा कि कोई नेगेटिविटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि लाइक अगर आप देखेंगे किसी की लाइक शॉप है, हाँ वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उनको नहीं पता था कि हाँ बिजनेस हमें इस तरीके से रजिस्टर भी करवाना होता है, क्योंकि वो बहुत ही छोटे बिजनेस होते हैं। अगर मैं कहूंगा कि शॉप है, ठीक है, मेरी छोटी सी पिज्जा की दुकान है या फिर छोटी सी शॉप है मेरी, तो उसके लिए हमें भी पता है कि इंडिया में इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो बट अगर हमने आज अप्लाई करना तो उसके लिए जरूरी है, तो हम ये चीज करवा रहे हैं। अगर हम देखेंगे कि आपका लाइक कोई शॉप है, वो उसका ऑनलाइन बना होता है, वो पिक्चर्स वगैरह पुरानी खींची होती हैं, तो वो चीजें हम ऐड ऑन करके लाइक आपकी इंस्टाग्राम में स्टोरी डाली हुई है, कोई पिक्चर्स डाली हुई है, अपने बिजनेस का अकाउंट बनाया हुआ, तो आपका स्टेटमेंट रनिंग हो रहा है, ठीक है, तो उससे हम वो चीजें प्रूव कर सकते हैं कि हमारा बिजनेस पुराना है, बट रजिस्टर एज पर रिक्वायरमेंट हमने करवाया है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच पुनीत सर, हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। और जैसे आप देख रहे हो कि हम हमारे पास जितनी भी क्वेरीज आती हैं, सारी क्वेरीज को हमने नोट डाउन किया, उनके क्वेश्चंस को नोट डाउन किया, वो सबके साथ हमने डिस्कस किए हैं, और आई होप कि आपको सबको वो आंसर्स मिल चुके होंगे जो आपके माइंड में आते हैं, जो फाइल लगाने के पहले जो हमारे माइंड में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी। और हमारे आपको कोई भी मतलब कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी अपने इंफॉर्मेशन लेनी हो, आप कभी भी हमारी
पुनीत इमिग्रेशन एंड एजुकेशन सर्विसेज पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे नंबर आ रहे हैं हमारे, अब किसी भी टाइम आप हमसे कॉल कर सकते हो और मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है जी, नमस्कार। नमस्कार। एंड जाते जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी देन प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक चैनल को भी फॉलो करें। इसमें हम डेली अपडेट्स देते हैं। अगर आपका क्वेश्चन है राइट डाउन द कमेंट, आप फीडबैक देना चाहते हो पुनीत इमिग्रेशन @gmail.com पे आप वो फीडबैक दे सकते हो। ईच मेल जो कि है मेरे द्वारा वो रीड की जाती है। आपका कोई क्वेश्चन है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है, वो भी आप उस मेल पे ट्रांसफर कर सकते हो। तो ठीक है जी, नमस्कार। नमस्कार।